बाजार के लिए आज मिले जुले ग्लोबल संकेत। एशिया में धीमी शुरुआत, एसजेएक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर, लेकिन नेस्डेक एसएनपी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुए बंद और डाउ 20,000 के बेहद करीब। औरोबिंदो फार्मा के लिए अच्छी खबर, कंपनी को यूएस एफडीए से मिली मिर्गी की दवा बनाने की मंजूरी, शेयर में दिखेगा उछाल। पेट्रोल पंप पर जारी रहेगी कैशलेस पेमेंट की सुविधा। पेट्रोल पंप मालिकों ने कार्ड से पेमेंट नहीं लेने का फैसला 13 जनवरी तक टाला। बैंकों के 1% कमीशन नहीं लेने के बाद किया इस फैसले का ऐलान। और नोटबंदी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर संसदीय समिति के सामने 20 जनवरी तक पेश होंगे। समिति ने नोटबंदी और उनके बाद की स्थिति पर पूछे कई अहम सवाल। मौजूदा कारोबारी साल में घटेगी ग्रोथ की रफ्तार। जीडीपी ग्रोथ घटकर 7.1% रहने का अनुमान, वो भी इसमें नोटबंदी का असर का अनुमान शामिल नहीं। आईटी विभाग का नया फरमान, सभी बैंक खातों के लिए पैन कार्ड को बनाया अब जरूरी। 8 नवंबर से पहले भी 2.5 लाख से ऊपर जमा करने वालों की बैंकों से मांगी सूची। और बाजार के लिए है आज से बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत, क्योंकि नकदियों का सीजन पूरी तरह से होगा शुरू। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल है कि पहले 8,200 दिखेगा या 8,300, किस तरफ होगा बाजार का डायरेक्शन और कैसे करें ट्रेड आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और मनीलिशियस कैपिटल के अविनाश गोरशकर, जो स्टूडियो पहुंच गए हैं, बस तैयार हो रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर कैसी है। अच्छी तस्वीर कही जाएगी, खास तौर पर यूएस की 20,000 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप के मार्केट्स भी हरे निशान के साथ जाकर ही समाप्त हुए। लेकिन इस समय देखिए हांगकांग के बाजारों में ऊपरी स्तरों से बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आधे घंटे पहले 125 पॉइंट ऊपर थे, और अब आप देखिए लाल निशान में बस कभी भी आएंगे, और इसी ने मूड बिगाड़ने का काम किया है, क्योंकि 25 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी 7 बजे के आसपास, और अब आप देखिए पूरी की पूरी बढ़त गवा दी है। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? अगर फ्लैट खुलता है, लीजिए, तो लाल निशान में जाने की तैयारी कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। आमतौर पर हेमंत होता ये कि मैं एक निर्णायक लेवल को देता हूं और उसके बेसिस पर बाजार की चाल डिसाइड करता हूं, लेकिन आज मैंने 2 निर्णायक लेवल चुने, और 2 निर्णायक लेवल चुनने के पीछे वजह है। और पहले तो लेवल्स बता दूं, 8,200 और 8,300, ये 2 निर्णायक लेवल मेरी तरफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और वो उसकी वजह वायदा कारोबार के आंकड़े आगे विस्तार में बताऊंगा। तो करना क्या है, पहली बात तो है कि ट्रेडिंग रेंज एक तरह से आपकी 8,200 8,300 की हो गई। इसके जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ एक व्यू बनाना होना चाहिए। लेकिन एक बात बेहद साफ दिख रही है, और वो ये कि 8,175 से लेकर 8,225, ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है निफ्टी की जो बेहद मजबूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि इसे आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में शांत शुरुआत होती है, थोड़ी कमजोरी बढ़ती है, तो आप खरीदारी का मौका देख सकते हैं। दूसरी तरफ 8,300 ऊपर की तरफ निर्णायक लेवल है, इसके पार जाना होगा काफी मुश्किल, और उस लेवल के आसपास आप बाजारों में दबाव भी फिर से बनते हुए देख सकते हैं। तो उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होगा, ट्रेडिंग के मौके आपके लिए दोनों तरफ होंगे, और जब दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हो तो फिर आपको एक कॉन्ट्रा कॉल, यानी कि बाजार की चाल के विपरीत ट्रेड लेना ठीक होगा। जहां खुले वहां कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए कि बाजार पहले किस तरफ जाता है। ज्यादा संभावना यह है कि अगर यही हाल रहा है एशियाई बाजारों का, तो नीचे की तरफ पहले जाएंगे, और जब पहले नीचे की तरफ जाएं तो खरीदारी करें। निफ्टी में 8,200 से 8,225 वो रेंज है जहां खरीदना बेहद सेफ है। 25 पॉइंट नीचे 8,175 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, फिर से आपको 8,275 8,300 के टारगेट ऊपर की तरफ के मिलेंगे। शॉर्ट साइड पर 8,275 से 8,300 की रेंज है जहां पर आपको मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप पहले वहां पहुंच जाएं, वहां मंदी की पोजीशन बनाएं, 8,325 आपका स्टॉप लॉस होगा, 8,250 8,225। अगर आज कंडीशनल कॉल है तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं। जो कॉल है एकदम परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन बाजार जब ट्रेडिंग रेंज में हो तो आपको अपने लेवल से ट्रेड करना है, जरूरी नहीं कि आप खुलते ही ट्रेड करें। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना ही है खुलते ही, तो फिर एक संकेत साफ है, वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मजबूती का संकेत, और वहां पर खरीदारी का लेवल भी बेहद साफ दिख रहा है। 18,150 ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 18,400, 18,500। तो निफ्टी से ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी में पहली बार दिखी है शुक्रवार को, और ऐसे में वहां आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं अगर क्लियर कट डायरेक्शन चाहते हैं तो। दूसरा, सेक्टर्स के लिहाज से मेटल्स, फार्मा, दो मजबूत सेक्टर दिख रहे हैं, और हाई बीटा मिड कैप्स में आज भी तेजी का रुझान रहेगा। नेगेटिव साइड पर आईटी सेक्टर को हम शुक्रवार को भी हमने कहा कि आईटी पर दबाव रहेगा, एकमात्र सेक्टर वही चुना था नेगेटिव साइड पर, उसी ने बाजार पर दबाव बनाया और वो आज भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और अब देखिए बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर के लिए बड़ा हफ्ता भी है। बृहस्पतिवार को टीसीएस के नतीजे, शुक्रवार को इंफोसिस के नतीजे, और शुक्रवार को अगर बाजार में इतनी गिरावट हुई उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है वो इसी सेक्टर को जाता है। 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग फ्राइडे को हमने देखी इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में। अब देखना होगा नतीजे किस तरह के आते हैं इस हफ्ते। लेकिन पूछते हैं बागले साहब से वो कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को। सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, आईटी वीक है। इनफैक्ट बाय बैंक निफ्टी, सेल आईटी, क्योंकि आईटी इंडेक्स भी ट्रेड होता है। सीनेक्स आईटी, हाँ सीनेक्स आईटी परफेक्ट ट्रेड है, और ये मुझे लगता है अगले 2-3 दिन की ये थीम है। और आईटी चार्ट्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो ऑब्वियसली वन वे तो निफ्टी जाना नहीं है। आई थिंक फ्राइडे को हमने बात की थी 8260 के ऊपर पूरे दिन रहना चाहिए, तो हम 8500, 8550 की बात करेंगे। 8550 की मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मोमेंटम था कि वन वे 3-4-5 दिन में जाएगा, शायद वो ना हो। हम थोड़ा सा नीचे फिसलेंगे, फिर भी मेरा निफ्टी पे व्यू बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। मैं 8190 के स्टॉप लॉस से, जो अनिल जी कह रहे हैं 8175, 8225 के वैल्यू एरिया है, स्ट्रेंथ एरिया है, मैं 8190 के स्टॉप लॉस से बाइंग करूंगा। थोड़ा सा टारगेट मैंने हल्का सा नीचे किया है, 8325 का मेरा टारगेट है, व्यू बुलिश है। बैंक निफ्टी 18,550 का मुझे व्यू बैठता है, और 18,150 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 18,150 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। और आज कितने बाय कॉल हैं, कितने सेल कॉल हैं, वो रेशियो क्या है? मेरे 2 बाय कॉल है, एक सेल है और एक कंडीशनल सेल है। अगर वो लेवल टूटा तो व्यू बुलिश ही है वैसे। चलिए, तो व्यू बुलिश ही है वागले साहब का। अब जानेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो आज ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। विनाश भी बस हमारे साथ तैयार हो चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे उनका व्यू। लेकिन FIIs इनकी तरफ से अभी भी देखिए बिकवाली का सिलसिला जारी है, कैसे रीड करते हैं इन आंकड़ों को? शुक्रवार के आंकड़े 255 करोड़ की बिकवाली के जरूर है एक दिन की खरीदारी के बाद। तो दो तरीके से देख सकते हैं हेमंत, एक तो ये कि भाई एक दिन का ऐसे ही आंकड़ा आ गया, बाकी तो मूड वही है। दूसरी तरीके से पॉजिटिव देखना चाहें तो ये कि चलिए बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, 250 करोड़ की बिकवाली की बड़ी नहीं की है, तो वो दूसरा तरीका है। लेकिन मुझे लगता है डे टू डे बेसिस पर देखने के लिए वायदा कारोबार के आंकड़ों को देख लेना चाहिए, उससे अंदाजा लगेगा कि FIs क्या करना चाह रहे हैं। 510 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने खरीदे, ओपन इंटरेस्ट उनका बढ़कर आया है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स में 170 करोड़ की खरीदारी की और ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में FIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है और इंडेक्स फ्यूचर्स में तेजी की पोजीशन बनाई है। ये संकेत काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि इंडेक्स को लेकर FIs अभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स में जो उनके शॉर्ट्स बने थे उन्हें समझ में आ रहा है कि जब इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर हमें स्टॉक में मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए, वो होता दिख रहा है। दूसरी बात, 830 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं FIs ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि FIs जो कुछ भी अब मंदी की पोजीशन या हेजिंग के लिहाज से पोजीशन बनाना चाहते हैं वो पुट ऑप्शन खरीदकर बनाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा हेज तो रहना है लेकिन इतना एग्रेसिवली हेजिंग की जरूरत नहीं, बाजार मजबूती दिखा रहा है। तो डेटा से एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि रुझान ऊपर की तरफ का है। FIs की बिकवाली का आंकड़ा भले हो लेकिन FIs बाजार पर पहले की तरह नेगेटिव हो वो नहीं दिख रहा। और इस आंकड़े से आपको एक कंफर्ट क्या मिलता है, वो ये कि निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी, थोड़ी बहुत आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी। तो जैसे आप नीचे जाएंगे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आंकड़े कमोबेश ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर है। दूसरी ओर घरेलू फंड की खरीदारी छोटी सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा बरकरार है। तो ऐसे में कैश मार्केट का, मिड कैप शेयरों का जो एक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, बड़ी तेजी से गिरेगा, इसकी संभावना कम है। और खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत ये कि शुक्रवार के सेशन में आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव बना था और मार्केट में कई दिनों बाद पहली बार नेगेटिव नजर आई। तो यानी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां होती दिखी है, लेकिन एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग से मैं घबरा नहीं रहा हूं। तो आंकड़े मोटा मोटी स्टेबल है,
पॉजिटिव है, डरने की बात नहीं है। बस नजर रखनी चाहिए आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर। इसमें हमने देखा था थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही थी और ये वापस देखिए 102 के ऊपर 103 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स ये एक और इंडिकेटर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पूछते हैं वागले साहब से कि कौन से वो 2 टॉप आइडियाज हैं जिस पर उनकी नजर है। बताइए सर, बेस्ट कन्विक्शन आइडियाज कौन से होंगे आपके आज के लिए? हेमंत, मैं वही थीम के साथ चलना चाहूंगा, बैंक में लॉन्ग करे और आईटी में शॉर्ट करे। मैंने चूज किया है येस बैंक, जो मैंने पिछले हफ्ते भी शायद थर्सडे को से मेरे रडार पर है और मैंने 1 या 2 बार ऑलरेडी कवर कर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है, ऑलरेडी मूव आ चुकी है। लेकिन अभी भी मुझे वो कन्विक्शन है कि और ऊपर जाएगा। कभी कभार अरे यार थोड़ा लेट हो गया ऐसा फीलिंग आता है, बट मुझे लगता है इसमें येस बैंक और कोटक ये 2 अच्छे प्राइवेट बैंक्स में लगते हैं और मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ज्यादा बेटर है। और बिटवीन द 2 येस बैंक मैंने चूज किया है, वो बेटर पैरामीटर से 1224 का स्टॉप लॉस रखिए, 1296 का 2 से 3 दिन का व्यू है टारगेट के लिए। बेचने के लिए एक हाई मोमेंटम स्टॉक चुना है जो है हेक्सावेयर, जो 205 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 192, 1 या 2 दिन का व्यू है। हेक्सावेयर बेचे और आईटी सेक्टर के लिए देखिए दिक्कतें काफी सारी हैं, नतीजे कैसे आएंगे अच्छा नहीं। वैसे हम देखते हैं ये जो क्वार्टर होता है वैसे ही सीजनली खराब क्वार्टर होता है, कम दिन होते हैं, छुट्टियों वाला माहौल होता है और ऊपर से अब ये ट्रम्प साहब का हैंगओवर, नया हैंगओवर बना है। तो आईटी शॉर्ट, बैंक्स लॉन्ग, ये है वो ट्रेड जो वागले साहब ले रहे हैं। चैनल बताइए एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से लोग अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं? आज काफी कुछ संकेत है एफएनओ के, और सबसे पहला संकेत ये कि शुक्रवार के सेशन में पहली बार ऐसा दिखा है स्टॉक फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों जगह ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं घटा है। बैंक निफ्टी में लगभग 1,70,000 शेयरों से, स्टॉक फ्यूचर्स में जनरली सीरीज की शुरुआत में कभी आप ओपन इंटरेस्ट घटते हुए देखते नहीं है, 27 लाख शेयरों से वहां पर घटा है। और निफ्टी में मुश्किल से 85,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब वो एक तरह से कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट है कि तेजी हो रही है, लेकिन तेजी में जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है उनका कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए कि भाई 8,200 के पार निकल गए या 8,270-75 को 200 दिनों का मूविंग एवरेज मान रहे थे, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन कॉन्फिडेंस वो नहीं कि फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाए। हो ये रहा है कि जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट रहे हैं, तो अल्टीमेटली पोजीशन कम हो रही है, फ्रेश तेजी की पोजीशन नहीं बनती हुई दिख रही है, पहला संकेत। दूसरा संकेत जो अहमियत वाला है, जिसकी बात हम शुक्रवार को भी कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो 1.1 पर था, 1 बेसिस पॉइंट और बढ़कर आया 1.11 पर। इसका मतलब साफ है कि ऊपरी स्तरों पर बाजार पर दबाव रहेगा। इतना आसान नहीं है बाजार को ऊपर की तरफ भागना, पोजीशंस वहां पर थोड़ी हल्की होती हुई दिखेगी, तेजी करने वाले ट्रेडर्स के भी उन्हें भी साफ दिख रहा है। तीसरा अहमियत वाला संकेत जिसके लिए मैंने आज पहली लाइन ये की कि 8,200 और 8,302 निर्णायक लेवल क्यों है। 8,200 के पुट पर है 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 8,300 पर है 41 लाख शेयरों का, यानी कि बड़ी बड़ी पोजीशन दोनों ही जगह बनी हुई है। तो इसका मतलब ये कि ये ऐसा हो गया कि इन दोनों लेवल के बीच में आपको जोर आजमाइश करना है कि किस तरफ बाहर निकले। खासतौर से 8,300 की अहमियत बहुत बनती हुई दिख रही है। शुक्रवार के सेशन में देखिए इसी एक स्ट्राइक प्राइस पर दोनों ही जगह पुट और कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 8,300 के पुट पे 7 लाख शेयरों का और 8,300 के कॉल पर 5 लाख शेयरों का। इसका मतलब यह है कि ये लेवल अब ऐसा हो गया जो बेहद निर्णायक तौर पर काम करेगा, यानी कि अब फ्रेश तेजी करने के लिए आपको ये जरूरी है कि 8,300 के आसपास इसके ऊपर बंद है, ताकि मंदी करने वाले ट्रेडर्स एकदम बैकफुट पर चले जाएं। तो ऐसे ये पहला संकेत ये है कि जैसे ही आपने 8,300 के ऊपर बंदी, आप आराम से 8,400 और उसके बाद 8,500 की तरफ बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे, ये पहला संकेत दिख रहा है। लेकिन चूंकि 8,200 पर इतना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ऐसे में आप उसे आसानी से तोड़ेंगे नहीं, ये संकेत भी साफ है। बेहद इंटरेस्टिंग डेटा है वायदा कारोबार के, और यही वजह कि मैं कह रहा हूं कि जब तक शायद इस रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करें। शुक्रवार को हमने एक ही बात की थी कि 2 क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के लिए आज से 2 लेवल अहम है ओपनिंग के बजाय, या तो 8,220 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो आप तेजी के माहौल में अब भी हैं, और 8,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो अगले हफ्ते के लिए बहुत बेहतरीन संकेत होंगे। और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही लेवल के बीच में आकर क्लोजिंग हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि फ्राइडे का सेशन हमारे लिए न्यूट्रल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ एक तरह से। तो अब जब तक आप 8,200 के नीचे बंद नहीं हो रहे या 8,300 के ऊपर बंद नहीं हो रहे, तब तक इस 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज को एंजॉय करें। और एंजॉय करने का यही तरीका है, इस रेंज के जिस तरफ पहले पहुंचे उल्टा ट्रेड ले, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बैंक निफ्टी खरीदें, वो नहीं कर सकते हैं
तो कैश मार्केट्स के स्टॉक खरीदें और CNBC आवाज देखें, सबसे इंपॉर्टेंट। और हम आपको बताते हैं कौन से वो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जो बड़ी उछाल के लिए अब तैयार हो रहे हैं। केवल 16 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं अब बजट के लिए, तो बजट रिलेटेड थीम्स कौन सी प्ले आउट होने वाली है मार्केट पर, ये सब बताने वाले हैं। अविनाश गुरश्कर जी भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उनसे जानेंगे उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी। लेकिन ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छी बात यह है कि SGX निफ्टी में जो गिरावट हो रही थी वो थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। हांगकांग के मार्केट्स पर साफ तौर पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको यही बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स किस तरह से आज निफ्टी को ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर आएगी अब। और देखिए, अनुज दीक्षित यूनियन एडवाइजर्स के कह रहे हैं खरीदिए, और उनका टारगेट है 8340 का, 8180 का स्टॉप लॉस भी रखिए। SMC ग्रुप के मुदित गोयल भी खरीदेंगे निफ्टी 8200 के स्टॉप के साथ, 8310 का लक्ष्य। लेकिन AK प्रभाकर कह रहे हैं बेच कर चलना चाहिए, उनका टारगेट है 8110 का और स्टॉप लॉस रखिए 8300 पर। कंडीशनल बाय अमर सिंह एंजल ब्रोकिंग के कह रहे हैं कि 8220 पर खरीदिएगा, 8168 पर स्टॉप लॉस लगाकर 8300 के आसपास के लक्ष्य। विवेक गुप्ता भी एक कंडीशनल बाय दे रहे हैं, उनका कहना है कि 8280 के ऊपर निकले तब खरीदिए, 8350 के टारगेट्स के लिए 8230 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। तो 5 में से एक एक्सपर्ट है बेरिश, बाकी 4 है बुलिश। लेकिन जो बुलिश है वो कंडीशनल बाय काफी या तो अहम लेवल के ऊपर निकलने पर खरीदें या नीचे के स्तरों पर, और ऐसे में रेंज निफ्टी की साफ नजर आ रही है। ऊपरी स्तर पर 8300 पहला अहम लक्ष्य, और उसके पार पहुंचे तो 50 पॉइंट ऊपर 8350 लो लेवल ऊपर नोट कर लीजिए, और नीचे की तरफ 8175, 8200, 8225 वही 50 पॉइंट की रेंज है जो अहम सपोर्ट का काम करेगी। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। औरोबिंदो फार्मा शेयर रहेगा एक्शन में पॉजिटिव साइड पर, और अमेरिकी FDA से इन्हें मिर्गी की दवा को मंजूरी मिली है जो इनके लिए पॉजिटिव समझा जाए। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी रखिएगा नजर। देखिए, बेनेट एंड कॉलमैन ये कंपनी है जिसको इन्होंने करीब 1.5 करोड़ शेयर जारी किए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि किस भाव पर जारी किए हैं, 14 रुपए 66 पैसे पर ये जारी हुए हैं। जनरली मार्केटिंग डील्स होती हैं, उसके तहत बेनेट एंड कॉलमैन कई कंपनियों के शेयर खरीदता है, उसके एवज में इश्तेहार छापता है अपनी अखबारों में, अपने चैनल्स पर। तो ये वो डील होती हुई नजर आई है, लेकिन भाव जो है वो करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज इस शेयर पर रखिएगा नजर। 11 जनवरी यानी कि परसों होगी बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में लेनदारों को इक्विटी इशू करने पर विचार होगा, यानी कि SDR स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी ने की है, इसमें होता ही है कि कर्ज को शेयरों में बदला जाता है, और इस पर होगा विचार। ऑलराइट, इस पर रखिएगा नजर, और रखिएगा नजर ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी। आज इस स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। पोर्तुगाल के एक रेगुलेटर हैं जिन्होंने 11 ऑब्जर्वेशन सामने रखी हैं तेलंगाना में जो इनका प्लांट है उस पर। अब इन 11 ऑब्जर्वेशंस को ये दुरुस्त करेंगे, और उसके बाद पोर्तुगाल का रेगुलेटर वापस से इस फैसिलिटी की जांच करेगा। तो बहरहाल एक ओवरहैंग बना रहेगा, तो आज ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। नए नए रेगुलेटर्स का पता चल रहा है, पहले जर्मनी का शुक्रवार को पता चला और अब पुर्तगाल का। लेकिन इस बीच VML ये शेयर रहेगा सुर्खियों में, और थोड़ी खराब खबरों की वजह से। खबरें खराब तो नहीं, लेकिन शेयर के लिए नेगेटिव, और वो ये कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है इस कंपनी में। 26% और हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है, और इसके लिए CCEA से इन्हें विनिवेश की मंजूरी मिल गई। फिलहाल 54% हिस्सेदारी है, घटेगी सरकार की हिस्सेदारी तो शेयर पर थोड़ा दबाव आज भी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब जुड़ गए हैं अविनाश गोरक्षकर भी। आपका भी स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत में कहाँ खरीदारी करनी है बताइए 5-6 दिनों के लिए? अनिल जी, मेरे ख्याल से हमको अभी भी ऑटोज और मेटल्स स्पेस काफी पॉजिटिव लग रहा है, और ऑटो में जिस प्रकार के नंबर टाटा मोटर्स ने अपने ग्लोबल JLR सेल्स के दिखाए, हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा, बट टाटा मोटर्स ऑन एवरी डिक्लाइन खरीदना चाहिए। दूसरा शेयर हमको हिंदुस्तान मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक हमको काफी पसंद है। ओवरऑल जिंक मार्केट काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिंक के ग्लोबली शॉर्टेजेस होने के कारण हमको लग रहा है कि इस क्वार्टर और आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अच्छी बढ़त अर्निंग्स में आएगी। इनका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी FYT में अच्छा आएगा, तो ये दोनों ही शेयर्स पे डेफिनेटली निवेश करने का एक मौका मिलता है। इवन शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। अच्छा अविनाश जी, 3 कंपनियां उसके ऊपर राय लेना चाहता हूं, और
तीनों कंपनियां मुश्किल में फंसी हुई, और उसमें से दो कंपनियों के लिए खबर पिछले 15-20 मिनटों में आई है। पहली तो ये कि जेपी पावर कह रही है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन्स थे उसको अब ये इक्विटी में तब्दील करेंगे, यानी जिन बैंकों ने कर्जा दे रखा था वो अब शेयरों में उस कर्जे को तब्दील करेंगे। और पिछले हफ्ते जेपी पावर में एक अच्छी रैली और जेपी ग्रुप में अच्छी रैली देखने को मिली। पंजाब एल्कलीज के लिए भी ठीक उसी तरह की खबर है। आईडीबीआई बैंक के पास हिस्सेदारी है और आप देखिए वो भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है कर्ज की। और तीसरी खबर प्रतिभा इंडस्ट्रीज, इसकी भी बैठक होने वाली है 11 तारीख को, ये भी कर्जों को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इन कंपनियों के लिए अब क्या होना चाहिए? आज अगर उछाल बनता है तो क्या लोगों को निकल जाना चाहिए, मौका होगा? कैसे देखते हैं आप इन्हें? नहीं, आई थिंक हेमंत, अगर डेट को इक्विटी में हम कन्वर्ट करते हैं तो कंपनीज के लिए लॉन्गर टर्म के लिए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि इक्विटी डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास माना जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अर्निंग्स प्रेशर रहेगा। इनफैक्ट जेपी पावर में जिस प्रकार का उछाल हमने लास्ट वीक देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर आज इस न्यूज पे थोड़ा बहुत भी अपटिक दिखता है तो इसको बिकवाली ही करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेट काफी बड़ा है तो इक्विटी डाइल्यूशन भी काफी बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में एटलीस्ट कम से कम साल 1.5 साल के लिए तो लग नहीं रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ में कोई बढ़त आएगी, और वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी शेयर की री रेटिंग के लिए। ओके, तो ये है जेपी पावर पर राय 4 रुपए का है। 4 में भी बेच दें सर? अभी जो मिल रहा है वो ज्यादा मजा नहीं है, जो मिल रहा है वो ले ले। किंगफिशर भी देखिए ना, 20 का था, फिर 2 रुपए का हुआ, अब तो ट्रेडिंग ही बंद हो गई। बिल्कुल, तो यू नेवर नो, अभी तो 4 रुपए मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, 4 रुपए जो मिल रहा है वो ले लीजिए, ये राय है अविनाश की। लेकिन ब्रेक भी ले लेते हैं इसके साथ साथ। चलिए वक्त एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की राय और साथ ही बताएंगे किन और शेयरों पर आज ट्रेडिंग के मौके आपके लिए। एक्सपर्ट्स की दमदार पिक बने रही है हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब, अविनाश गुरश्कर जी हमारे साथ हैं। देखिए, अविनाश ने तो ब्रेक से पहले आपको बताया टाटा मोटर्स खरीदी, हिंदुस्तान जिंक खरीदी है, औरोबिंदो भी उनको पसंद है। वागले साहब ने बताए हैं येस बैंक खरीदिए और हेक्सावेयर बेचिए। सर, 2 और अभी आपके पिक्स बाकी हैं, बताइए कहाँ नजर है? हेमंत, सिंटेक्स का पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। और मे बी 1-2 दिन नहीं, बट एक 5-7-8 दिन का व्यू लेके मुझे लगता है ये 78 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 90। एक 10-12% की अपसाइड में देख रहा हूँ। और सेल में एक कॉल है एनसीसी, जो कि मैं फ्राइडे का लो ब्रेक होने से ही बेचना चाहूंगा। ये कंडीशनल सेल है, 82 के नीचे ही बेचे, 85-50 का स्टॉप लॉस और 75 का टारगेट। अच्छा, तो बेचना तो है लेकिन 82 के नीचे, थोड़ा और कमजोर हो जाए फिर बेचेंगे एनसीसी। तो खुलने के बाद हम बता देंगे आपको, बेचने का वक्त आया तुरंत। वागले साहब यही है, आपको बता देंगे 9:15 के बाद। लेकिन बता दें इस वक्त आपको कि एफआईआईज जो बड़े इन्वेस्टर है, बड़े ब्रोकरेज हाउस, उनकी क्या राय और किन शेयरों पर है। और हर रोज की तरह ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है नीति। बताइए, अरे लंबी लिस्ट है आज तो। भारतीय एयरटेल, औरोबिंदो, इन्फो एज, क्या रिपोर्ट्स आई हैं इन पर? भारतीय एयरटेल पे टारगेट प्राइस घटा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, Q3 में इनके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। इनकम इनकी 33% साल दर साल गिर सकती है। टारगेट प्राइस 4% घटा करके 361 का कर रहे हैं और ईपीएस का अनुमान FY 17 और 19 के लिए 4 से 6% घटा रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू पर एबिटा डिक्लाइन कर सकता है 2.8% से 5%। Q3 की बात कर रही हूँ। हालांकि मार्केट शेयर स्पेक्ट्रम का इंक्रीज कर सकता है 21.5 से 22.8% का। और अगर टेलीनॉर के एक्विजिशन के टॉक्स पूरे हो जाते हैं तो वो कंपनी की स्ट्रैटेजी में फिट होगा। लंबी अवधि के लिए 361 का इनका टारगेट है, लेकिन ईपीएस अनुमान और अपना टारगेट प्राइस रिवाइज कर रहे हैं डाउनसाइड की तरफ। और बिंदु फार्मा, एपिलेप्सी की इंजेक्शन के लिए इनको मंजूरी मिली है यूएसएफडीए से, पॉजिटिव खबर है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 900 रुपए इनका टारगेट है। मौजूदा भाव से 208 रुपए ज्यादा आपको ये शेयर और अपसाइड दिखा सकता है। 30% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 900 रुपए का लक्ष्य जेपी मॉर्गन का। और इन्फो एज को एक डाउनग्रेड करा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। बाय की इनकी रेटिंग थी, अब इसे घटा के न्यूट्रल कर दिया है। अर्निंग्स का रिस्क है, कहां से? रिक्रूटमेंट रियल्टी यानी जो 99 एक
99acres.com है और जोमेटो से टारगेट प्राइस 7% घटा करके अब इन्होंने 924 का कर दिया है। हालांकि मौजूदा भाव से अभी भी 6% का अपसाइड है। पॉलिसी रिस्क यूएस में एक बड़ा डाउनसाइड रिस्क हो सकता है। नौकरी और 99 एकर्स के एस्टिमेट्स घटा रहे हैं, जिसके कारण FY 18 और 19 के EPS अनुमान इन्होंने 5 से 12% डिक्लाइन कर दिया है, यानी घटा दिया है। हेडविंड्स हैं रिक्रूटमेंट में 99acres.com में और जोमेटो में। अगर जोमेटो के वैल्यूएशंस फॉल करते हैं 600 to 900 मिलियन डॉलर्स का, तो पूरी कंपनी का वैल्यूएशन ये डिक्लाइन कर सकता है 3 से 11%, इसलिए डाउनग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल का कॉल और 924 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच इन्फो एज पे दे रहा है। ओके, और नीति और कौन से ब्रोकिंग हाउसेज हैं जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं आज? JSW एनर्जी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2 मिक्स रिपोर्ट्स हैं। CLS तो कह रहा है कि किसी भी तरह की स्ट्रेंथ आती है यानी तेजी आती है तो आप बिकवाली कर दीजिए। टारगेट प्राइस इन्होंने 63 से घटा के 65 का कर दिया है। 65 से घटा के 63 का कर दिया है। मौजूदा भाव 65 के आसपास ही है। FY 16 का परफॉर्मेंस पीक प्रॉफिटेबिलिटी भी था। अभी मान के चल रहे हैं कि कर्नाटका बहुत ज्यादा अब मर्चेंट पावर नहीं खरीदेगा। मई 2017 के बाद कैपेसिटी एडिशन करते हैं तो एक अपसाइड रिस्क हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की तेजी में आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 63 का लक्ष्य, लेकिन घरेलू ब्रोकरेज हाउस फर्म मोतीलाल ओसवाल आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। यूटिलाइजेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 80% बढ़ सकता है। 1 साल का टारगेट प्राइस इनका 85 का है। मौजूदा भाव से 31% का अपसाइड यानी 20 रुपए के और ऊपर का लक्ष्य मौजूदा भाव से। सद्भाव इंजीनियरिंग पर आज क्रेडिट स्विस का आउट परफॉर्म का रेटिंग आया है। टारगेट प्राइस इनका 375 का है, अनचेंज्ड है। 37 का अपसाइड है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ट्रैफिक पे बहुत सिग्निफिकेंटली पड़ेगा और ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में इनके डबल डिजिट डिक्लाइन आ सकता है पूरे ही कलेक्शन रेवेन्यूज में। अच्छा अविनाश जी, जरा फैसला कीजिए, ये दोनों में से कौन सही है? CLS से जो कह रहा है 63 रुपए हो जाएगा JSW एनर्जी, और मोतीलाल जी कह रहे हैं कि 85 रुपए हो जाएगा, किसका मन है? मुझे लग रहा है कि अनिल जी, आई थिंक क्लियरली अगर ये दोनों टारगेट प्राइसेस देखेंगे तो बहुत डाइवर्ट है। मेरे ख्याल से आई थिंक JSW एनर्जी में अगर वो PPA एग्रीमेंट साइन होता है तो ये जो 63 रुपए का भाव है वो डेफिनेटली अपसाइड हो सकता है, बट अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि काफी दिन पहले ये जो रीजन था इसी कारण शेयर में थोड़ी बढ़त आई थी। चलिए, तो एक बार एक काम करते हैं, बागले साहब से भी कहते हैं चार्ट्स मजबूत तरफ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को क्या जबरदस्त तेजी देखिए स्टॉक में देखने को मिलती, 6% की रैली, और बाजार बंद होने से चंद सेकंड पहले खबर भी आई थी इसके लिए कि इनको कर्नाटका से 650 मेगावाट पावर के लिए ऑर्डर भी मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था और सुबह सुबह हमने जब बाजार खुला था तब आइडेंटिफाई भी किया था। सर बताइए क्या और जा सकता है ऊपर? हेमंत, फ्राइडे को मैंने बाय दिया था 63 में और मेरा 72-73 का व्यू था। थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं वीकली चार्ट्स पे तो 75 to 78 हो सकता है। मोतीलाल का क्या टारगेट? 85 वो शायद मुझे थोड़ा तभी डिसाइड करना पड़ेगा, बट व्यू एज ऑफ नाउ तो बुलिश है। मुझे लगा दोनों का एवरेज कर लेना चाहिए। वो 72 रुपए आ रहा है बागले साहब का, 72 आ रहा है भाई। नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि वैसे भी 63 का टारगेट ले भाव तो वही है। हाँ। तो नीचे के रिस्क तो वैसे नहीं है, तो रुझान तो पॉजिटिव ही रखना चाहिए। अगर सरप्राइज आएगा तो ऊपर की तरफ ही आएगा। ये JSW एनर्जी आपके लिए। और स्टॉक्स BEML, अब इसमें क्या होगा अविनाश? जो सरकार कह रही है कि भाई 26% हमें और हिस्सेदारी बेचनी, 54 है अभी, उसमें कम करेंगे, तो जो स्टॉक में इतनी बढ़िया तेजी बनी थी BEML में, ब्रेक लग गया क्या? सरकार क्या केवल 28% हिस्सेदारी ओन करना चाहती है, रखना चाहती है? मतलब बढ़िया नहीं, लेकिन अच्छा है, मतलब उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम होगा, जितना दूसरे लोगों के पास जाए थोड़ा बेटर है। और 26% सरकार बाहर दे देगी और 28% अपने पास रखेगी। जिसके पास बाहर 26 होगा वो 2% और नहीं इंक्रीज कर सकता। मतलब ये कैसे हो सकता है? लेकिन एक ही के पास नहीं जाएगा ना। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑफर फॉर सेल होगा। एग्जैक्टली, सही बात है, लेकिन फिर भी एक तो पूछिए अविनाश क्या कहते हैं? 26% पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि जनरली अभी तक हम देखते थे 5% अनिल या 10% तक सरकार बेचना चाहती थी, अचानक से 26%। नहीं, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि एक साथ 26% का डाइवर्समेंट बोला है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है और मुझे लग रहा है कि ये शायद मार्केट्स को शॉर्ट टर्म में डराएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा आता है पेपर का, और कहीं ना कहीं इस शेयर में रेलवे बजट को लेके, ऑर्डर बुक लेके काफी अपटिक आया था। लेकिन अगर अर्निंग्स की बात करें हेमंत, तो लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत ही खराब डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नंबर्स में, कोर अर्निंग्स में अगर इंप्रूवमेंट आती नहीं है और अगर ये सप्लाई ऑफ पेपर की न्यूज
एक्चुअली फ्रक्टिफाई होती है, तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए तो इसकी अपसाइड जो है वो शायद थोड़ी सी कैप्ड हो। अच्छा, ये हमारे डायरेक्टर साहब शायद बताया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर इसका क्या रहा है? 1250 समझ ले राउंड। हाँ बिल्कुल, और पिछले साल इसी दिनों में था वो 1250 से 250 रुपए नीचे है। और अब अगर 26% बेचेंगे तो नेचुरली ऊपर तो बिकेगा नहीं, ठीक बात ना, नीचे बिकेगा वो। या ये भी हो सकता है इसमें कि ये सीसीपीए से खाली 26% के लिए मंजूरी लियो, एक साथ 26% ना भी बेचे तो ना बेचे, जरूरी नहीं कि एक साथ बेचे। टाइमिंग मेरे ख्याल से अनिल जी थोड़ा सा ये कोल इंडिया वाला जैसा मामला हो जाएगा। दिक्कत एक ही है कि अब ये चलेगा नहीं ऊपर, अपसाइड कैप हो जाएगी। हाँ, तो वागले साहब आपके चार्ट पे तो मजबूत होगा क्योंकि पिछले दिनों में मजबूत है। मैं सवाल तो आपसे दूसरा पूछूंगा, आप तो ये कहेंगे खरीदारी, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि जिसके पास पड़ा है उसको किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? अनिल जी, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म, तो फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो फॉल आएगा इमीडिएटली आएगा। ठीक है, और वो आएगा लगभग एक 8-10% का आ सकता है, जो कि स्टॉक 900 तक ले जा सकता है। ठीक है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या 12-15 महीने का व्यू लेता हूँ, तो मैं ये स्टॉक में बहुत बुलिश हूँ और मैंने ये बेस्ट स्टॉक्स में रिकमेंड किया है। अच्छा, तो ये बताओ कि इस खबर के बाद कहाँ बढ़िया परफेक्ट लेवल है जो 12-15 महीने के व्यू से वहां खरीदारी करनी चाहिए? अराउंड 900-920 ये रेंज में ये परफेक्ट है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे 800 के नीचे, और अपसाइड 1400-1500, शायद 1600, एक साल 15 महीने 18 महीने वैसे वो टाइप से। तो हमें फिर ये होगा कि या तो 900 के आसपास आ जाए तब खरीदारी, क्योंकि जरूरी नहीं कि देखिए ऑफर फॉर सेल के बाद स्टॉक ना चले, उसके बाद चल भी सकते हैं, क्योंकि जैसा हाँ। अच्छा, दूसरा सरकारी कंपनियों को लेकर बाजार का मूड तो बदल रहा है। अच्छा, डिफेंस में भी है, हेवी इंजीनियरिंग में भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का खर्चा बढ़ेगा। तो अब ये आज क्या होता है देखते हैं। दोनों लेवल का इंतजार कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो बेच दीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो मौका या तो 900 के आसपास, या फिर जिस दिन ऑफर फॉर सेल आएगा, प्राइस आएगी, उस दिन हम आपको बताएंगे कि कब खरीदना है, कितना खरीदना है, किस लेवल पे चले। बिल्कुल, चलिए, तो ये राय हो गई BEML पर। हम कुछ देर बाद आपको ये भी बताएंगे कि औरोबिंदो फार्मा पर क्या राय निकल कर आ रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो आपने जानी, और आपको ये भी बता दूं कि औरोबिंदो फार्मा, अविनाश भी इस शेयर पर बुलिश थे। सब लोग जानना चाहते हैं कि बागले साहब ने बेचा है कि अभी भी उनके पोर्टफोलियो में, इस पर हम राय देंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल सर। मॉर्निंग, बताइए आपके टॉप पिक्स आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, 3 चीजें मेरे ध्यान में है। पहला, आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग स्टॉक्स में एक रैली हो सकती है। तो अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर वीकनेस लग रही है। स्टॉक लगातार 1020 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लास्ट सेशन में उसने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं, वॉल्यूम्स बेहतर थे। तो यहां से मैं समझता हूं कि इनपी में भी और गिरावट देखने को मिलेगी। 925 तक के टारगेट पॉसिबल हैं, तो यहां पर सेल करने की राय रहेगी। 1000 के स्टॉप लॉस रहेंगे। बैंकिंग स्पेस से कोटक बैंक में जाना चाहेंगे, यहां पर लॉन्ग करना चाहेंगे। हमने ऑलरेडी एक अच्छी गिरावट देखी है, और लास्ट सेशन में जिस तरह का रिकवरी देखने को मिली है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, एक हैमर पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है, तो डेफिनेटली यहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो कोटक बैंक को बाई करेंगे, 735 के टारगेट सेट करेंगे और 705 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और एक लास्ट स्टॉक रहेगा JSW एनर्जी का, जहां पर बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हमने मेरे ख्याल से करीब 2 महीने के बाद चार्ट पे देखा है। 62 रुपीज एक अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ वो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर एक शार्प अपमूव देखने को मिल सकता है। 71 तक के टारगेट रहेंगे, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाए और 62 का स्टॉप लॉस रखें। पक्की दोस्ती है, ये कह सकते हैं आप। देखिए, वर्ड टू वर्ड दोनों ही एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं। मानस ने भी यही कहा कि बैंक्स खरीदिए, आईटी बेचिए। अच्छा, बागले साहब भी यही कह रहे थे। अच्छा, बागले साहब कह रहे थे कि कोटक खरीद लीजिए। ये गलत बात है। अनिल जी भी मॉर्निंग में ये कह रहे थे कि आईटी बेचिए। तो आप दोनों का ही आपका और मानस का फोन पे बात होती है या फिर सेम सॉफ्टवेयर है आपको? नहीं, हमने साथ में काम किया हुआ है, ये फैक्ट है। तो हमारे टूल्स काफी मिलते जुलते हैं। ओह, चलिए, तो बहरहाल तो इससे एक बात तो तय है कि देखिए, 2 एक्सपर्ट अगर आपको एक ही सुर में कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब आपको तवज्जो देनी चाहिए उस बात पर। जोक से पार्ट, तो दोनों ही एक्सपर्ट कहते हैं आईटी अंडर परफॉर्मेंस, और दोनों ही तीसरे एक्सपर्ट भी देखिए कह रहे थे अविनाश जी की आईटी शेयरों के लिए दिक्कत है। तो फिर इन्फोसिस पर ही बात करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 500 करोड़ रुपए की जो बड़ी सेलिंग देखने को मिली, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग शुक्रवार को, उसके मायने क्या है। इन्फोसिस से पहले दरअसल टीसीएस के नतीजे आएंगे, वो कैसा लग रहा है, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईटी सेक्टर की। सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आईटी दबाव बनाएगा और नतीजे आने वाले हैं दो दिग्गजों के, टीसीएस के बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को इन्फोसिस के। अच्छा, जितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है इनमें नतीजों से पहले, लगता है कि बहुत कुछ फैक्टरिंग हो चुका है। हालांकि नतीजों के दिन नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है अगर कमजोर आए, लेकिन आपको क्या लगता है कितना कुछ बाजार को पता है, पचा चुके हैं? आई थिंक हेमंत, रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी को पता है कि रिजल्ट्स लैकलस्टर और फ्लैटिश रहेंगे, क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर आपने सही कहा कि एक हॉलिडे क्वार्टर माना जाता है। बट आई थिंक क्लियरली जो आगे की ग्रोथ कमेंट्री रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर इन्फोसिस और टीसीएस मैनेजमेंट बताएगा, वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि रिपब्लिकन जो अभी यूएस में पूरी पार्लियामेंट संभालते हैं, हो सकता है कि कोई बिल ऐसा वो इंट्रोड्यूस करे जिससे आउटसोर्सिंग में इंडियन कंपनीज को दिक्कत हो। और ये पॉसिबल है क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प साहब जरूर चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अमेरिकन को ज्यादा मिले। तो ये पॉइंट कंसिडर करते हुए मुझे लग रहा है कि आईटी में डेफिनेटली आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तो काफी चैलेंजिंग रहेंगे। हालांकि रुपया अगर वीक होता है तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बट इसका पूरा इम्पैक्ट उनको उनके कस्टमर्स को भी पास करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई थिंक स्ट्रक्चर वीक है। आई थिंक इट इज बेटर टू वेट फॉर द मैनेजमेंट कमेंट्री और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। डर किसका ज्यादा है, खराब नतीजों का या फिर ट्रंप की पॉलिसीज का? क्योंकि फोर्ड को जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैक्सिको में प्लांट आपको बंद करना पड़ेगा, फोर्ड ने देखिए बंद कर लिया और अब वो धमकी दे रहे हैं टोयोटा को। तो डर किसका ज्यादा है, ट्रंप का ज्यादा है या खराब नतीजों का ज्यादा है? ट्रंप साहब का है ना, क्योंकि नतीजों का तो हमें पता है खराब। एग्जैक्टली। और इसलिए देखो, आईटी तो इलेक्शन के पहले ही गिर गया था। और इलेक्शन में तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ट्रंप साहब जीतेंगे, तब तो हिलेरी की बात चल रही थी। हाँ। तो गिरना तो पहले ही शुरू हो गया। तो पहले जो कुछ गिरे हैं वो तो नतीजों की वजह से गिरे। तो नतीजों का जो एक नेगेटिव होना है वो प्राइस में पहले ही आ चुका था। बाद में जो कुछ हुआ, पहले तो ट्रंप साहब की वजह से फिर लोगों को लगा कि नहीं ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। अब लोगों को लग रहा है कि जब टोयोटा के साथ, इनके साथ, फोर्ड के साथ कर सकते तो इनके साथ क्यों नहीं करेंगे। फिर से संसद में बिल पेश हुआ ही है वीजा का, तो डर है। और यही वजह हेमंत, हम हर बार यही कह रहे थे कि हम फेसबुक लाइव पर हर रोज यही कहते हैं कि आईटी शेयर जब भी खरीदें, सुबह उठेंगे कब कौन सा झटका लगेगा पता नहीं। तो रात को अगर आपने आईटी शेयर कुछ लिया हुआ तो सामने निफ्टी हेज करके जाए, या जो आपको ठीक लगे, इन्फोसिस खरीदे तो टीसीएस करें, मतलब हेजिंग होना जरूरी है। खाली ओपन पोजीशन अगर आईटी शेयर में आप रखेंगे तो कभी भी मुसीबत हो सकती है। और ऐसा संकेत जब तक ना आए ट्रंप साहब की तरफ से कि भाई हमने आईटी शेयरों को छोड़ दिया, अब इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो कब आएगा, कितना जल्दी आएगा, अभी तो बहुत वक्त है। तब तक इन आईटी शेयरों में बड़ी तेजी बनेगी नहीं। सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है तेजी बनने का, सिर्फ एक रीजन, नतीजों में कोई अच्छे नतीजों की उम्मीद है नहीं। थोड़ा अगर कहीं पॉजिटिव सरप्राइज आ गया तो तेजी होगी। क्यों होगी? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से, और कुछ नहीं। बिल्कुल, चलिए तो नजर रखिए। अच्छा, रघुराम राजन जी ने ट्रंप को एक नसीहत दी है और उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रोटेक्शनिज्म वाला माहौल बनाना तो दुनिया के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म वाला माहौल जो बन रहा है यूएस में, ये बहुत बड़ी संकट की बात है। अच्छा, रघुराम राजन जी ने बड़े बड़े फॉल्स को सही प्रेडिक्ट किया है, लेकिन वो ट्रंप साहब सुनते तो राजन साहब की कहा सुनेंगे, वो किसी की नहीं सुनते। ठीक बात है, लेकिन खतरे की घंटी है आईटी सेक्टर के लिए। हमें तो अपने लिए क्यूज लेने हैं, तो उस बात का भी मतलब हमारे लिए तो यही है कि दिक्कत तो बड़ी हो सकती है। तो इस सेक्टर के ऊपर रखिए नजर। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत ही बड़े थके हुए नोट पर होने वाली, ये बात तो समझ में आ रही है। बात करते हैं अब ऑरोबिंदो फार्मा पर। सारे एक्सपर्ट बुलिश हैं। सर बताइए, आपने होल्ड किया हुआ है ना अपने पोर्टफोलियो में? क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं फेसबुक लाइव पर। बहुत बार पूछते हैं। अब पूछ के बताइएगा एक बार जरा वागले साहब से। अभी एक काम करते हैं हेमंत, इसमें ऐसा करते हैं, वागले साहब जब आप बेचो उस दिन आके नेक्स्ट डे अपने आप बोल देना कि मैंने बेच दिया है, हम पूछे न पूछे। नहीं, मैं ये डिस्क्लोजर पहले देना चाहता हूँ कि मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। मेरा बाइंग एवरेज लगभग 750-720 से होगा, तो मतलब वहां से भी 10-15% की मैंने डाउन साइड देखी है। लेकिन मेरे कहने पे जो लोगों ने ट्रेडिंग व्यू लिया था उनको मैंने 750 के नीचे बोला कि आप काट लो। ट्रेडिंग व्यू से आप लेते हो ना 15 दिन 10 दिन, तो पोजिशनल व्यू वो गलत हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरा 3 साल का जो व्यू है, मैं खड़ा हूं और मेरा अभी भी वो व्यू चेंज नहीं हुआ है। मैंने इनफैक्ट नीचे में ऐड किया है। अच्छा, कॉन्फिडेंस काफी है। अच्छा, कभी आप ऐसा व्यू भी लेते हो कि भाई चलिए ठीक है, आपने तो टेक्निकली लिया होगा, बराबर है? बिल्कुल। तो टेक्निकली अगर आपको कभी ऐसे लंबे चार्ट पर संकेत आ जाए कि नहीं अब तो बेच ही देना चाहिए, तो कभी आप ऐसा लॉस में बेचते हो? बिल्कुल, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स 2014 एंड में बाइंग चालू की थी 2500-2600 में।
मेरा एवरेज बाइंग 2800 का था, 3300 तक बाय की थी, वो 4000 तक गया, मेरा व्यू 5000 के ऊपर था, इवेंचुअली मैंने 2700 में काटी, लॉस में काटी। चलिए बहुत अच्छा है, अब तो भाव देखिए क्या है, आपने सही समय पर काटा। कहते हैं ना जब मेरा व्यू चेंज हुआ, हमने बात की थी 2300 में, मैंने 1800 का आपको भाव बोला था, याद होगा आपको, ये 6 महीने पहले की बात है। आज ही और गिरने वाला है, हम बताएंगे क्यों गिरने वाला है, छोटे से ब्रेक के बाद बताने वाले, बताएंगे आज क्यों गिरेगा ये बताएंगे। और इस शेयर ने तो अंडर परफॉर्म, अरे अभी देखिए कितना गिरेगा। चलिए लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था हम बात करने वाले हैं लिकर स्टॉक्स के लिए। दिन अच्छे नहीं आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार शायद कह रही है कि वो भी विचार करेंगे कि शराब बंद हो जाए। बिहार ने किया, गुजरात ने किया। गुजरात का मॉडल बहुत सक्सेसफुल था, बिहार वाले तो फिर आलू के ऊपर भी टैक्स लगाने लगे बीच में। लेकिन अब दिक्कत की बात बढ़ती हुई मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। नहीं, चिंता तो शेयर की करिए। देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता शेयर की हो रही है। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब लोग तो महाराष्ट्र में बैठे हैं इस समय, धीरे धीरे नंबर आएगा शायद। लेकिन फिलहाल क्या चार्ट पर कितना? हाँ बताइए सर, चार्ट कैसे लगते हैं? ये लेवल पे ऐसा कोई संकेत नहीं, क्योंकि 1800 के आसपास एक बॉटम बन चुका है, तो खराब न्यूज आएगी ये लेवल पे मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। 1800 से 2100-2200 वहां पर बेचा जा सकता है, उससे ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म में जाते हुए नहीं दिखता है। अगर 2100-2200 क्रॉस करता है फिर 2700-2800, और ये लॉन्ग टर्म व्यू लेके इसमें काम करना होगा। डेफिनेटली ये लेवल बेचने का नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, लेकिन आज तो गिरेगा फिर तो आज गिर सकता है, आज गिर सकता है। गिरे तो कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड, नो ट्रेड मतलब नीचे में खरीदना है, लॉन्ग टर्म 3 साल का व्यू, वो बात अलग है। अच्छा अविनाश ये बताइए कि बड़े पहले लोग है ना इतना बात करते थे एक्चुअली कि बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है, हिंदुस्तान में लोगों की आदतें बदल रही है। पहले मतलब शराब पीना वगैरह बहुत ज्यादा नेगेटिव समझा जाता था, अब धीरे धीरे लोग ओपन हो रहे हैं, ये इतना बुरा नहीं समझते हैं। तो कंजम्पशन बूम के साथ इस स्टोरी को जोड़ा जाता था, लेकिन अब एक एक करके राज्य अगर इस तरह से बंद करेंगे तो होगा क्या? तो क्या ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक है या निकाल देने चाहिए? नहीं अनिल जी, मुझे लग रहा है जो लोग पीते हैं वो तो वेदर बैन आया या नहीं आया, वो तो कंजम्पशन करेंगी, वो तो ऐसा होता नहीं कि बंद करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव है, बट आई थिंक क्लियरली जो हैबिट्स यंगर जनरेशन की है, जो कंजम्पशन इस बेवरेजेस के करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें लॉन्गर टर्म अभी भी पोटेंशियल अच्छा है। आई थिंक क्लियरली एक ऐसा स्पेस है जो इकोनॉमी एक बार अच्छी करेगी, लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इस सब प्रोडक्ट कैटेगरी में वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आएगा। आई थिंक क्लियरली जो प्राइस कैटेगरीज में यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रेजेंट है, प्रीमियम सेगमेंट, वहां पे तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। जो मिडिल और लोअर लेवल सेगमेंट्स है वहां पे शायद थोड़ा बहुत वॉल्यूम कट बैक होगा, बट आई थिंक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर शायद चैलेंजिंग रहेंगे। बट लॉन्गर टर्म के लिए जैसे वागले साहब ने कहा कि 2-3 साल का नजरिया है, तो इंडिया तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कंजम्पशन मार्केट है, और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ब्रेक लगेगा। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों में जो खराब खबरें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 500 मीटर से ज्यादा दूरी होनी चाहिए किसी भी दुकान की, अगर हाईवे पे ये शॉप्स हैं। इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को, कुछ कंपनियों से बात हो रही थी तो बता रही है इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि अगर आधा किलोमीटर अंदर जाके दुकानें होंगी तो सेल्स पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो न सिर्फ सरकारें, मैं बता रहा हूं आपको, कोर्ट्स भी लगे हुए हैं कि शराब के कंजम्पशन को किस तरह से रोका जाए। जो अविनाश जी कह रहे हैं ये तो जिसको पीना है वो तो आधा किलोमीटर अंदर जाके भी ले आएगा। नहीं, इम्पल्सिव बाइंग जो है ना वो इम्पैक्ट होगी। देखिए हाँ, एक तो सामने आपको दिख रहा है और एक पर्पसली आप जाएंगे, तो जो इम्पल्सिव बायर है वो कम से कम खत्म हो जाएगा, और मिला के शेयर से दूर रहना चाहिए, 100% दूर रहना चाहिए। जो लोग कह रहे थे कि ओपन ऑफर आएगा, देखिए वो तो इंतजार ही कर रहे हैं अब तक। बिल्कुल, ये छोड़िए, पूरा सेक्टर ही अब निवेश के लायक बचा नहीं है। शेयर से और शराब से भी दूर रहना चाहिए। ये बात मैं सोच रहा था, ये वागले साहब बोलेंगे थोड़ी देर। वागले साहब की राय मानिए, सबसे दूर रही है। मेरा फ्राइडे को शायद ये स्टेटमेंट ना हो। चलिए आज के लिए तो ये सही है, ये बात मंडे मॉर्निंग वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की। SGX निफ्टी सुस्ती में है, रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। डॉलर इंडेक्स स्टेबल सा है। स्टॉक 2020 का अपडेट दिखाएंगे आपको, आज के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, और 9-15 से वो सब कुछ जो देखना, जानना और समझना आप चाहते हैं, ताकि आप सही ट्रेड सुबह शुरुआती कारोबार में ले सकें। और साथ ही FNO की टॉप ट्रेडिंग पिक्स जो अभी बाकी है। गौरव बिस्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा, बने रहिए हमारे साथ।